नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, किसी कारणवश कल की कक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए आज आपको 2 वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, एक अभी एक कुछ समय पश्चात। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा, जैसे कि आप सब जानते हैं, 15 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। मित्रों, आज हम समास श्रृंखला में कर्मधारय समास के ऊपर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। कुछ बेसिक जो प्रश्न जिन पर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं और पेपर में उस तरह से पूछ लिया जाता है ना। चलिए, इससे पूर्व यदि अभी तक जो मित्र हमारे इस संगम परिवार में नए नए जुड़े हुए हैं, उनसे प्रार्थना है कि वे, यदि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और जो मित्र इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे भी निवेदन है कि वे भी हमारे संगम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर प्रतिदिन की जो भी वीडियो आपकी क्लास के तौर पर होती हैं, उनकी PDF डाली जाती हैं। आइए, अधिक समय न लेता हुआ हम प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कर्मधारयः कस्य भेदः अस्ति। तो आप जानते हैं, जो तत्पुरुष समास है उसी का एक सूत्र है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। अर्थात जो तत्पुरुषः समानाधिकरण तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारयः कि तत्पुरुष समास का वो भेद जिसमें समान अधिकरण हो। समान अधिकरण का तात्पर्य ओनली विभक्ति से नहीं है, वचन भी, कर्म, लिंग भी, है ना। समान अधिकरण का मतलब, ठीक है। तो ऐसा समान जिसमें समान अधिकरण हो वह कर्मधारय कहलाता है। ये किसका भेद है? ये दोस्तों भेद है तत्पुरुषः, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। अत्र समानाधिकरणः इत्यस्य तात्पर्य, समानाधिकरण का तात्पर्य क्या है कि विभक्ति समाना, वचनम समानम, लिंगम समानम, ये तीनों चीज़ें समान होनी चाहिए, है ना। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, महान भाष्य, है ना। तो महान च भाष्य, तो महान भी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द और भाष्य भी, ठीक है। ऐसे ही एक उदाहरण है, कृष्ण सर्पः। आपने बहुत सुना होगा कृष्ण सर्पः। अब यहाँ पर यदि हम करें तो अलग अलग करते हैं, तो कृष्णः सर्पः, तो कृष्ण भी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और सर्प भी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, और दोनों में प्रथमा विभक्ति है ना। दोनों में प्रथमा एक वचन है। तो ये तीनों चीज़ें जो समान हो जाती हैं उसी को हम बोलेंगे समानाधिकरण, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर है सर्वे। समानाधिकरण का तात्पर्य क्या है? विभक्ति समाना, वचनम समाना, लिंगम समानम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कर्मधारय समासस्य भेदः। मुख्य तौर पर हम कर्मधारय के कितने भेद मानते हैं दोस्तों? देखिए, ये कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का, जिसमें हम समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष के नाम से अलग अलग जानते हैं। जो समानाधिकरण है उसमें कर्मधारय आ जाता है, और व्यधिकरण में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, या फिर अन्य अलुक तत्पुरुष, मध्य पद लोपी तत्पुरुष, बहुत सारे समास के भेद हैं, है ना। बाकी यहाँ पर क्या है पूछा है? कर्मधारय। तो कर्मधारय का कौन कौन सा भेद होगा? तो यह है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय और उभय पद विशेषण कर्मधारय। दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सर्वे। पर क्या विशेषण पूर्वपद का क्या उदाहरण होगा? देखिए, जहाँ पर विशेषण, विशेष्य विशेषण दो चीजें हैं क्या? एक विशेष्य और विशेषण। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या है? जिससे विशेषता बताई जाए, है ना। तो जैसे यहीं पर आया कृष्ण सर्प, अभी मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा था, कृष्ण सर्पः, तो कृष्ण क्या है यहाँ पर?
विशेषण है काला, और सर्प क्या है, विशेष्य है। तो जहाँ पर कृष्ण शब्द पहले आया है, लिख देता हूँ ये बार, कृष्ण सर्पः, ठीक है। तो कृष्ण सर्प क्या है, विशेषण पूर्व पद, विशेषण पहले आया है तो वो कृष्ण सर्प का उदाहरण। फिर उपमान पूर्व पद, अब देखिए जैसे विशेषण विशेष्य होता है वैसे ही होता है उपमान और उपमेय। एक ये उपमान होता है और एक उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाए, है ना, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जो उपमेय तुलनीय है, उपमा के योग्य है, ऐसा उपमेय, ठीक है। तो उपमान जैसे चंद्र और मुख उपमेय, है ना, तो ऐसा मुख है जो उपमा के योग्य है, तो उपमेय है, तो ऐसा, तो चंद्र मुखम, है ना, चंद्र मुखम, ये क्या हो गया अपना उपमान पूर्व पद, उपमान पहले दिया है जिससे हम विशेषता बता रहे हैं, है ना। जैसे घन श्याम, तो घन श्याम, अब घनश्याम का उदाहरण दे रहे, तो श्याम क्या क्या है यहाँ पर, उपमेय है ना, और घन क्या है, उपमान, यानी घन यानी मेघ के समान, श्याम यानी कृष्ण, है ना, काला। तो कहने का मतलब जहाँ पर उपमान पूर्व पद में होगा वो उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा, जहाँ पर विशेषण पूर्व पद में होगा तो वो विशेषण पूर्व पद होगा। एक आया दोस्तों रूपक कर्मधारय, रूपक में क्या है, जैसा कि हम रूपक अलंकार को देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप कर देना, है ना, किसी का आरोप कर देना। जैसे एक उदाहरण है शोकाग्नि, है ना, क्या उदाहरण दोस्तों, शोकाग्नि। या एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण आप देख रहे हैं जो हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उस एनसीईआरटी में भी एक विद्याधनम कर नाम से पाठ है, विद्याधनम। तो विद्या एव धनम, विद्या पर धन का आरोप कर देना, है ना, शोक में अग्नि का आरोप कर देना, ऐसे ही क्या है, तो जहाँ पर आरोप का कर दिया जाए वहाँ पर रूपक कर्मधारय है, ठीक है। और जहाँ पर दोनों पद उभय पद विशेषण हो, उभय पद जैसे पीतः कृष्णः, तो पीत यानी पीला और कृष्ण यानी काला, या दोनों ही विशेषण है क्योंकि काला घोड़ा, है ना, पीला कपड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जहाँ विशेषण होंगे वो उभय पद विशेषण कर्मधारय। आशा करता हूँ ये जो बेसिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आने वाले प्रश्नों पर ये आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, है ना। तो कर्मधारय के कितने भेद हो गए, 4। आइए अधिक समय न लेता हुआ अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और अभी तक जिन मित्रों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो उन निवेदन है कि वे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि अन्य मित्रों तक ये वीडियो पहुँच जाए, और शेयर भी कर दें, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही अपने आप आगे दोस्तों पर जाएगी, अगले अभ्यर्थियों के पास जाएगी, और शेयर करेंगे तो जाएगी ही जाएगी, है ना। चलिए अगला उदाहरण क्या है, कृष्ण सर्पः कस्य उदाहरणम। अभी मैंने आपको बताया कृष्ण सर्प क्या है, कृष्ण इसमें क्या है, विशेषण है, कृष्ण यानी काला, और सर्प क्या है, विशेष्य है, और विशेषण पहले है, तो पूर्व पद विशेषण कर्मधारय। कर्मधारय तो देखो आप दोस्तों पेपर वगैरह में देखेंगे तो डायरेक्ट कर्मधारय के नाम से आएगा, पर यदि एक स्टेप अंदर पूछ लिया जाए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, इसलिए पूछा जाएगा इन चारों से ही, तो इसलिए आपके ये प्रैक्टिस यहाँ पर करा दी जाती है, अभ्यास करा दिया जाएगा, जिससे कि हाँ जब हम कॉमन क्लास लेंगे समास की तो प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होगी और आपको फटाफट वो करने को मिलेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा पदस्य लौकिक विग्रह भवति। महात्मा पद का लौकिक विग्रह क्या होगा दोस्तों, महत चासो आत्मा होगा, महति चासो आत्मा होगा, महान चासो आत्मा होगा, या महान चासो आत्मा होगा, महाचासो आत्मा होगा, क्या होगा दोस्तों। महा शब्द जब भी आए इसके साथ इसका बेसिक समझना, ये ध्यान रखना कि जो शब्द बाद में दिया है, जैसे यहाँ तो आत्मा ही दिया है, पर जैसे महानदी, ठीक है, महाकवि, महाकाव्यम, तो जो बाद वाला जो शब्द दिया है उसके ऊपर डिपेंड है कि इसका आप विग्रह कैसे करेंगे। जैसे महानदी, नदी शब्द स्त्रीलिंग है, तो फिर ये बनेगा, फिर ऐसा नहीं बनेगा महत चासु नदी या महान चासु नदी, क्योंकि नदी शब्द ये है, तो महत को तीनों लिंगों में ध्यान रखना है, महत, महति, महान। जब हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो महान चासु आत्मा, महात्मा, क्योंकि आत्मा शब्द पुल्लिंग है,
ठीक है। और महन चासौ कवि, महाकवि क्यों, कवि शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसी महती चासौ नदी, महानदी, ठीक है, क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है तो महती शब्द का प्रयोग होगा। और महत च काव्यम, महत तत्काव्यम महाकाव्यम, ठीक है। तो मह शब्द काव्यम शब्द नपुंसक लेंगे तो मह शब्द नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाएगा। अब बताइए दोस्तों, महात्मा शब्द में आत्मा शब्द पुल्लिंग है तो किस शब्द का, किस विकल्प का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, या कौन सा विकल्प यहाँ सही है ना। तो आत्मा शब्द पुल्लिंग है तो महान चासौ आत्मा महात्मा, ठीक है। आशा करता हूँ ये महान से भी जो भी शब्द आएंगे आप उनको सही तरीके से पहचान जाएंगे, है ना। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला प्रश्न, महान चासौ देव। अब बताइए क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा है उसका उदाहरण आपको देखते हैं कितना समझ में आ गया है। महादेव, महान देव होगा, महदेव होगा, महादेव होगा, या महत देव होगा। तो दोस्तों देश शब्द पुल्लिंग है ना। और जब हम इन दोनों को, जैसा भी हमने महावाष्य इत्यादि में देखा है या महात्मा में देखा है, तो क्या हुआ है, महादेव, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे महाभाष्य, महाकाव्यम, महाराज, नीलोत्पलम, महाकवि, महर्षि, श्वेत। देखिए महा विशेषण है भाई, भाष्य तो पर कैसा भाष्य, महान भाष्य है ना। काव्य है पर कैसा है, महाकाव्य। दोस्तों जो 5 प्रमुख महाकाव्य हैं उनके नाम भी आप नोट कर लीजिएगा और उनको कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, है ना। पंच महाकाव्य कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है नैषधीय चरितम, ठीक है। एक है शिशुपाल वधम, एक है क्रातार्जुनीयम, एक है कुमार संभव और एक है रघुवंश। चलिए ऐसे ही राजन शब्द पुल्लिंग है तो महान चासौ राज, महाराज, ठीक है। नीलोत्पलम, नीलम ततोत्पलम। तो कहने का मतलब ये है कि इन शब्दों को आप ध्यान से देख लीजिए, इन उदाहरणों को, इनसे प्रश्न बनते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। अब इसमें क्या, इसका समासस्य सूत्रमस्ति, समास का सूत्र क्या है। देखिए विशेषण पूर्वपदम, तो इसमें विशेषण किस शब्द में दिया है, तो ये है विशेषम विशेषेण बहुलम, ठीक है। विशेषण और विशेष्य का बहुल करके समास होता है, जिसको हम कर्मधारय के नाम से जानते हैं, और वो भी कौन सा, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। एक जहाँ पर उपमान पूर्वपद में होता है तो उसका सूत्र क्या है दोस्तों, उपमानानि सामान्य वचने, ठीक है। और इसके बाद ये तत्पुरुष समान अधिकरण क्या कहता है कि भाई तत्पुरुष का वह वेद जिसमें समान अधिकरण हो वह कर्मधारय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तीनों विकल्पों से जो 3 प्रश्न बनने थे या 3 चीज़ें जानने की थी वो मैंने आपको बता दी हैं। जब उपमान पूर्व पद का सूत्र पूछेंगे तो आप ये वाला लिखेंगे, या जब विशेषण पूर्व पद का पूछेंगे तो ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यत्र उपमान पूर्व पदम भवति तद उपमान पूर्व पद कर्म धार्य। यहाँ पर विशेषण पूर्व पद में होगा तो विशेषण पूर्व पद, जहाँ पर रूपक किया जाएगा, आरोप किया जाएगा, वहाँ पर रूपक कर्मधारय, और जहाँ पर दोनों पद विशेषण का रूप धारण करेंगे वहाँ पर विशेषण कर्मधारय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीलः काशः पदे कः समासः। देखिए अब नील इसमें क्या है, नीला, नीला यहाँ पर विशेषण है, और विशेषण यहाँ पर पूर्व पद में होगा। और दोस्तों जब भी हम इसका, यदि इसी का मैं बोल दूं आपको कि लौकिक विग्रह कीजिए, है ना, तो क्या होगा, नीलः च काशः आकाशः, ठीक है। नीलः च आकाशः, इस तरह से इसका समास लौकिक विग्रह होगा। और विग्रह भी कितने प्रकार का होता है समास का, 2 प्रकार का, ये भी चीज़ नोट कर लीजिए। समास का जो विग्रह है, समास विग्रह है, वह 2 प्रकार का है, एक लौकिक विग्रह है और एक अलौकिक विग्रह है, ठीक है। अलौकिक विग्रह। अब लौकिक विग्रह क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कृष्णः च शर्पः, या
कृष्ण एव सर्पः, ठीक है। ये कृष्ण चासौ सर्पः, ये सही होगा, सॉरी दोस्तों। कृष्ण चासौ सर्पः, कृष्ण भी वही है और सर्प भी वही है ना, पर वो काला सर्प है इसलिए। अलौकिक विग्रह क्या होगा? कृष्ण सु, क्योंकि समानाधिकरण तो समान विभक्ति होगी, और सर्पः सु, जहाँ पर प्रत्यय वगैरह बताया जाए वो अलौकिक विग्रह है। जहाँ पर इस तरह की बात की जाए, जैसे कृष्ण है चासौ सर्प, कृष्ण सर्प, ये लौकिक विग्रह है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या है? विशेषण पूर्व पद। उपमान पूर्व पद का क्या उदाहरण होगा कोई दोस्तों? एक जैसे विद्युत चंचला, विद्युत चंचला। अब विद्युत चंचला में क्या है? वही विद्युत तो है पर चंचला, तो विद्युत इव चंचला, विद्युत के समान जो चंचल है ना। उपमान पहले दिया है विद्युत के साथ, जैसे विद्युत चंचल होती है जिसके से उपमान दी जा रही है ना, और उपमेय जिससे दिया, अब जो भी व्यक्ति है, ठीक है, तो विद्युत इव चंचला, विद्युत चंचला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीतः कृष्ण कस्य उदाहरणम? तो दोस्तों मैं पहले ही बताया था आपको, जहाँ पर दोनों पद विशेषण हो, उभय पद विशेषण कर्मधारय, ठीक है। अब आशा करता हूँ आपको चारों वेदों के जो उदाहरण है वो स्पष्ट हो गए होंगे कि इसमें विशेषण पूर्व पद में होगा। तो आप कोई भी उदाहरण देखें, उदाहरण को देख करके पता लगाएं कि हाँ यहाँ पर कौन सा समास हो रहा है, ठीक है। उपमान जहाँ पर होगा तो उपमान पूर्व पद, रूपक आरोप जहाँ पर किया जाएगा वहाँ रूपक कर्मधारय, और जहाँ पर उभय पद जैसे पीतः कृष्णः, ठीक है भाई, पीला और काला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृताकृतम पदस्य लौकिक विग्रहम। अब लौकिक विग्रह तो जो अभी हमने पढ़ के आए हैं, कौन सा? उभय पद विशेषण, ठीक है। उभय पद विशेषण में क्या होगा? जो विग्रह होगा वो होगा, जैसे हम दो तरह से, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे द्वंद्व में करते हैं। द्वंद्व में क्या करते हैं? जैसे माता च पिता च, है ना, पर माता च पिता च, ठीक है। पर इसका भी ऐसे ही होगा, कृतम च अकृतम च या कृताकृतम, इसका तो ये होगा दोस्तों वैसे कृतम च अकृतम च। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा होगा कैसे? जैसे हम द्वंद्व समास में करते हैं, और रूप क्या बनेगा फिर? कृताकृतम, ठीक है। जैसे अभी हमें एक और पढ़ के आए थे, पीतः कृष्ण, पीतः च कृष्णः च, सॉरी, पीतः च कृष्णः च, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पीत कृष्ण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ और उदाहरण भी हैं दोस्तों, जैसे दोनों उभय पद विशेषण के, कि चर और अचर, भाई चर वस्तुएं अचर वस्तुएं, ठीक है। तो ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। शीत उष्ण, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, तो शीत भी विशेषण है और उष्ण भी विशेषण है, ठीक है। जैसे ठंडा पानी, गर्म पानी। ऐसे ही सुप्तः उत्थिता, भाई सोता हुआ व्यक्ति और उठा हुआ व्यक्ति, तो व्यक्ति है, व्यक्ति शब्द है, या बालक शब्द ले लीजिए कुछ भी, तो सोता हुआ बालक या उठता हुआ बालक, तो ये सुप्तः भी विशेषण है और उत्थिता भी। ऐसे ही रक्तः पीतः, जैसे जैसे हमें पढ़ के आए पीतः कृष्ण, ऐसे ही रक्तः पीतः, ठीक है। जहाँ पर दोनों पद उभय पद विशेषण होगा वहाँ पर उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होगा, है ना। आशा करता हूँ आपको ये और उदाहरण समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे इनका प्रयोग हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कयोः समासयोः परवल्लिंगम भवति। किन किन दो समासों में जो परवत बाद वाले शब्द के समान, है ना, परवल का मतलब यहाँ है पर्वत, बाद वाला जो शब्द हो उसके समान लिंगम यानी लिंग होता है। ऐसे कौन से समास हैं जिसमें बाद वाले शब्द के अनुसार लिंग होता है? क्या बहुव्रीहि द्वंद्व में होता है, या अव्ययी भाव द्वंद्व में होता है, अव्ययी भाव और
तत्पुरुष में होता है, या द्वंद्व तत्पुरुषयो या बहुव्रीहि अव्ययो, है ना। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। क्या सूत्र है? परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। तो द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, इन दोनों समासों में बाद वाले लिंग को प्रयोग किया जाता है ना, या बाद वाले शब्द का लिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वंद्व समास का देख लीजिए, द्वंद्व में क्या मैंने यहाँ क्या किया है? द्वंद्व च तत्पुरुषयो, द्वंद्व तत्पुरुष, द्वंद्व च तत्पुरुषश्च, है ना, या द्वंद्वस्य तत्पुरुषश्च, द्वंद्व तत्पुरुषयो, यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। एक और स्पष्ट देखिए, यदि मैं यहाँ पर कहूँ बहुव्रीहि अव्ययी भावयो, तो बहुव्रीहि च अव्ययी भावयो, तयोः अव्ययी बहुव्रीहि अव्ययी भावयो। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महानदी, इसका दोस्तों अलौकिक विग्रह क्या होगा? महत्सु नदी सु होगा, या महानसु नदी सु होगा, या महतीसु नदी सु होगा? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, क्योंकि नदी शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो फिर ये हो जाना चाहिए। पर दोस्तों ये भी आपका प्रश्न गलत हो जाए, क्योंकि अलौकिक विग्रह में हमें प्रातिपदिक का ग्रहण करना होता है। तो महत शब्द प्रातिपदिक है, महत से ही महान और महती बनता है ना। तो इस प्रकार हमारा ये अलौकिक विग्रह होगा महत्सु नदीसु, है ना। और वैसे हम पूछते लौकिक विग्रह में फिर क्या बनता? महती चासौ, क्यों? असौ शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रहता है। नदी, महती चासौ नदी, महानदी। ठीक है। आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। जब आपसे अलौकिक विग्रह पूछा जाए तो महत्सु नदीसु होगा, और लौकिक पूछा जाए तो महती, क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है। पर जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्याधनम लौकिक विग्रह, विद्याधन का क्या होगा? क्या विद्या च धनम च विद्याधनम होगा, अथवा विद्या चाशो धनम विद्याधनम होगा? दोस्तों जब भी हम रूपक कर्मधारय का प्रयोग करेंगे, किसका? रूपक कर्मधारय, तो उसका जो विग्रह होगा वो विग्रह क्या होगा? विद्या एव धनम, विद्या धनम। ठीक है। एव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एव शब्द का तात्पर्य है के समान, के समान। ठीक है। और यहाँ एक शब्द है इव, इव शब्द का प्रयोग किस समास में होगा? इव शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों उपमान पूर्व पद में, उपमान पूर्व पद। ठीक है। कर्मधारय जो होगा कैसे? जैसे घन इव श्याम, घन ही, इव का अर्थ क्या होता है दोस्तों हिंदी में? ही। तो घन इव श्याम, घन के समान ही, घन इव श्याम। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ समझ में आएगी। जब एव आएगा तो उपमान रूपक कर्मधारय होगा, एव आने पर रूपक होगा, जैसा कि रूपक अलंकार में हम देखते हैं, और इव आने पर उपमान पूर्व पद होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके जो रूपक कर्मधारय है उसकी ओर देखिए, शोक एव अग्नि, शोक ही अग्नि है ना। जैसे शकुंतला को दुष्यंत का शोक जलाता है, या अज को इंदुमती का शोक जलाता है। तो ये का शोक एव अग्नि, शोक ही, वैसे तो अग्नि जलाती है पर अग्नि से ज़्यादा पावरफुल कौन है? शोक। ठीक है। ऐसे ही मुख इव कमलम, मुख इव, मुख के समान, सॉरी मुख एव कमलम, मुख एव कमलम। इतना आरोप कर दिया है कि जो मुख है वो कमल के समान ही है बस, है ना। कोई भी जहाँ पर कोई अंतर न रह गया, पूरा आरोप कर दिया गया है उस शब्द में, तो वहाँ पर क्या हो गया है? रूपक कर्मधारय, है ना। ये दो उदाहरण जो और पूछे जाते हैं मैंने आपको वो बता दिए। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की कक्षा का हमारा अंतिम प्रश्न, उपमान पूर्व पदस्य उदाहरणम नास्ति, उपमान पूर्व पद का उदाहरण नहीं है।
दोस्तों पहले तो ये बताइए, उपमान पूर्व पद में जो अभी हम सीख के आए हैं, हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, एव करेंगे, सॉरी इव करेंगे या एव करेंगे। तो हम जब उपमान पूर्व पद की बात करेंगे तो वहां पर इव शब्द का प्रयोग करेंगे, और रूपक का करेंगे तो एव का, ये भी ध्यान रखेंगे। और देखिए, नवनीत कोमलम, नवनीत यानी मक्खन के समान, कोमलम तो नवनीत इव, नवनीत के समान कोमल, ठीक है। चंद्र उज्ज्वलम, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, तो चंद्र इव उज्ज्वलम, चंद्रोज्ज्वलम। ऐसे ही नर इव सिंह, नर के समान सिंह, नर सिंह। और मुख इव कमलम, तो मुख एव कमलम होगा, है ना। तो ये तो यहाँ पर नहीं है, और यही हमारा उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, मुख कमलम। ये किसका है, रूपक का है, रूपक कर्मधारय का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो हमने कर्मधारय के 4 रूप बताए हैं, 4 भेद बताए हैं, उन चारों समझ में आ गया होगा। कर्मधारय किसका भेद है, तत्पुरुष का, क्योंकि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। ये जो सूत्र है कि तत्पुरुष का वह भेद जिसमें समान अधिकरण हो, क्योंकि तत्पुरुष के पहले 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण में हमने अभी देख लिया है, और व्यधिकरण क्या है, जिसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष इत्यादि की गणना की जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक समय पर पहुँच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।